सो आज हम जो मूवी देखने वाले हैं उसका नाम है अ क्वाइट प्लेस से। ये मूवी आई थी 2018 में और ये मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे एलियंस है जो धरती पे आके लोगों को मार रहे हैं और ऐसे ही एक फैमिली है जो इनसे बचने की ट्राई करती है। तो अभी ये सब कैसे हुआ और ये फैमिली कैसे इनसे बचती है, तो चलिए हम देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है डे 89 से, जहाँ पे धरती पे काफ़ी एलियंस क्रिएचर ने हमला किया है और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं और मोस्ट ऑफ द टाउन ऐसे खाली पड़े हैं। फिर आती है एबट फैमिली जो कुछ एसेंशियल्स चीज़ें खरीदने आई हैं। चलिए मैं आपकी पहचान करा देता हूँ। सो ये है घर के मुखिया ली एबट, जिसका किरदार प्ले किया है जॉन क्रेसिंस्की ने, और इनकी पत्नी जिसका नाम है एवलिन एबट, जिसका किरदार प्ले किया है एमिली ब्लंट ने। ये दोनों रियल लाइफ में भी पति पत्नी है। फिर ये है इनकी बेटी रीगन एबट जो ये मूवी में बहरी है और ये रियल लाइफ में भी बहरी है। फिर इनका एक बेटा है जिसका नाम है मार्कस एबट जो कि अभी थोड़ा बीमार है, और इनका सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम है ब्यू एबट। फिर जैसा कि मैंने कहा कि मार्कस बीमार है तो उसकी माँ उसके लिए कुछ दवाई ले रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो बड़ी शांति से और आराम से ले रही है और फिर वो दवाई लेके अपने बच्चे को खिला देती है। फिर अपना भी ऊपर रखा हुआ एक खिलौना लेने की ट्राई करता है बट गलती से उससे गिर जाता है और वो आके कैच करती है रीगन। This is an outstanding catch. अभी यहाँ पे एक बात नोटिस करने जैसी ये है कि ये लोग जो भी काम करते हैं वो बड़े आराम से और बड़े शांति से बिना आवाज़ किए करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो अभी वो ऐसा क्यों करते हैं, आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। फिर अपना व्यू एक चीज़ लेके आता है जिसको देख के सबकी फट जाती है। हालांकि वो एक खिलौना रहता है जो बैटरी से चलता है और आवाज़ करता है। तब वो अपने डैड को पूछता है कि क्या हम ये खिलौना ले सकते हैं। तब उसका बाप बोलता है नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं बोलता है। वो एक्चुअली साइन लैंग्वेज में उसके बेटे को बोलता है कि हम ये नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये बहुत आवाज़ करेगा। बट उसकी बहन काफ़ी अच्छी होती है इसलिए वो उसको वो खिलौना दे देती है बट उसके अंदर से बैटरी निकाल देती है। बट अपना ब्यू भाई एकदम शाना रहता है, उसकी बहन के जाने के बाद वो बैटरी ले लेता है। बस फिर ये फैमिली निकल पड़ती है। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने जैसी ये है कि ये लोग बिना चप्पल चल रहे हैं और साथ ही साथ एक रेत की लाइन की है जिसके ऊपर ये चल रहे हैं। अभी ये लोग इतना प्रिकॉशंस क्यों ले रहे हैं इसका जवाब हमको अभी पता चलेगा। फिर जब वो चलते रहते हैं तब ली को एक आवाज़ आती है जिसको सुन के वो रुक जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसको पता चलता है कि उसके बेटे ब्यू ने वो खिलौना लिया है और साथ ही साथ उसके अंदर बैटरी डाल के उसके साथ खेल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी आवाज़ आने लगती है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है कि उसकी बहन जो बहरी रहती है वो देखती है, उसके बाद उसको पता चलता है कि क्या हो रहा है। खैर तो फिर ली अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है बट जैसे ही वो बाजू में देखता है कि वो एक एलियन क्रिएचर भी उसके बेटे की तरफ भागता रहता है। बट वो अपने बेटे की तरफ पहुंचे उसके पहले ही वो एलियन क्रिएचर उसके बेटे के पास पहुंच जाता है और उसको मार देता है। और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का फर्स्ट किल ब्यू एबट का। फिर आता है हमारे मूवी का टाइटल कार्ड। अभी ये जो एलियन क्रिएचर है उसकी सुनने की क्षमता काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट वो जो भी चीज़ में से आवाज़ आती है चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़, उसके ऊपर हमला करके उसको मार देता है। ये चीज़ एबट फैमिली को पहले से पता थी इसलिए अब तक वो जो भी कर रहे थे वो शांति से बिना आवाज़ के कर रहे थे। बट जैसे ही ब्यू ने खिलौना चालू किया उसके अंदर से काफ़ी आवाज़ें आना चालू हो गई और वो आवाज़ सुन के एलियन क्रिएचर ने ब्यू पे हमला करके उसको मार दिया। तो खैर चलिए देखते हैं आगे ये लोग क्या करते हैं। अभी ब्यू की मौत को 1 साल से ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गया है और एबट फैमिली अब थोड़ा सर्वाइव कर रही है क्योंकि ली ने अपने घर में कैमरास लगाए हैं ताकि अगर क्रीचर आए तो उसको पता चल जाए। फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देख के पता चलता है कि ये क्रीचर्स जो है वो पूरी दुनिया में फैल गए हैं। अभी ली ने एक बोर्ड बनाया है जिसमें उसने क्रीचर के बारे में लिखा है, जैसे कि क्रीचर ब्लाइंड है, वो साउंड को अटैक करता है और उसका बॉडी आर्मर जैसा है और उनके एरिया में टोटल 3 क्रिएचर है बट अब तक उसको उसकी वीकनेस का पता नहीं लगा है। अब ली रेडियो पे ट्राई करता है कि वो दूसरे देश या किसी लोगों से बात कर पाए, इसलिए वो सबको सिग्नल भेजता है बट उसमें वो असफल रहता है। बट दूसरे सीन में हमको पता चलता है कि ली की फैमिली की जैसे काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बच गए हैं और वो पहाड़ी के ऊपर रहते हैं और ये लोग एक दूसरे को लाइट दिखा के सिग्नल देते हैं। यहाँ से ली भी सिग्नल देता है और बोलता है अभी हम जिंदा हैं। अभी ये लोग इतना लंबा सर्वाइव कर पाए उसके पीछे रीज़न है कि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, जैसे कि इन्होंने अपने घर के आजू बाजू लाइट्स लगा दिया है और जैसे कि न्यूज़पेपर में लिखा था गेट अंडरग्राउंड, ये घर के नीचे के हिस्से में रहते हैं ताकि कम से कम आवाज़ बाहर जाए। और यहाँ पे पता चलता है कि अपनी मिसेस प्रेग्नेंट है। अपनी नहीं, मेरी मिसेस है, वो हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है। हाँ सॉरी तुम्हारी है। बट एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि बिना आवाज़ के ये सब हुआ कैसे। अच्छा बेसमेंट इसलिए बनाया है।
सो मुझे लगता है कि इनके बच्चे प्लान करने का रीज़न ये है कि इनका जो पहले का बच्चा मर गया है तो उनकी जगह ले पाए। फिर ये लोग बच्चे के आने की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को इस सिचुएशन में लाना काफ़ी रिस्की रहेगा, क्योंकि वो आते ही काफ़ी शोर करेगा और रोएगा, जिससे क्रीचर इनके आसपास आ सकते हैं। फिर वही थोड़ा फैमिली बॉन्डिंग दिखाते हैं कि जैसे ये लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, हम साथ साथ एक जैसा अच्छा परिवार है। फिर बच्चे लोग मोनोपोली बोर्ड गेम खेलते रहते हैं, जो मुझे आज तक समझा नहीं। फिर वो खेलते खेलते अचानक से उनसे लालटेन गिर जाता है और उसमें से आवाज़ आती है, बट ली उसको संभाल लेता है। बट उतनी देर में उनके घर के ऊपर से आवाज़ आने लगती है, तो उनको लगता है कि क्रीचर आ गया है। बट जैसे ही वो खिड़की के बाहर देखते हैं तब उनको पता चलता है कि ये कोई क्रीचर नहीं था, बल्कि ये तो कुछ जानवर थे जो आवाज़ कर रहे थे। अब ये जानवर बाहर जाके भी आवाज़ करते हैं, बट अपना क्रीचर उसको भी मार देता है। अब ये जो ली रहता है वो ह्यूमन ईयर के ऊपर काफ़ी रिसर्च करते रहता है, ताकि वो अपनी बहरी बच्ची के टूटे हुए हियरिंग एड को ठीक कर पाए। फिर बेचारा इतना काम करके थक गया रहता है, इसलिए उसकी बीवी आती है, उसके साथ थोड़ा डांस वांस करती है, मस्त ऐसा रोमांटिक है ना। फिर दूसरे दिन सुबह बाहर जाने के लिए ली वापस से रेत वाला रोड बनाता है। फिर वही टाइम पे रेगन ली जहाँ पे काम करता रहता है वहाँ अंडरग्राउंड जाने वाली रहती है, बट ली उसको रोक देता है और उसको डांटता है और उसको बोलता है कि उसको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। बट रेगन बोलती है कि अब वो छोटी बच्ची नहीं है, वो आवाज़ नहीं करेगी, बट तो भी ली उसको ना बोलता है। फिर ली रेगन को बोलता है कि उसने जो उसके ख़राब हियरिंग एड्स थे उसको ठीक कर दिया है और अब वो चलने लगेंगे। बट रेगन ये बात से इनकार कर देती है और उसको बोलती है कि अब तक एक भी हियरिंग एड्स नहीं चले हैं और ये भी नहीं चलेंगे। और सच में हियरिंग एड्स नहीं चलते हैं और इससे वो काफ़ी डिप्रेस हो जाती है। फिर ली जब बाहर सामान लेने के लिए जाता रहता है तब रेगन को भी उसके साथ आना होता है, बट ली उसको घर पे ही रह के उसकी माँ की देखरेख करने के लिए बोलता है और उसके बेटे को आना नहीं रहता है तो भी उसको ज़बरदस्ती लेके जाता है। फिर बाप बेटे जाते हैं नदी किनारे मछली पकड़ने। यहाँ पे ली अपने बेटे को बताता है कि नदी बहने की आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आ रही है, तो ये लोग उसकी आड़ में छोटे मोटे आवाज़ कर सकते हैं। बट उनको अगर ज़्यादा ज़ोर से बात करनी हो तो उनको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑलरेडी बड़ी आवाज़ें हो रही हो। इसके लिए वो जाते हैं झरने के पीछे और झरने की तेज़ आवाज़ की आड़ में वो बोलते हैं हमारे मूवी का फर्स्ट डायलॉग। फिर दोनों बाप बेटे बात करते हैं। मार्कस ली को पूछता है कि क्या वो रीगन को ब्यू की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है, क्या वो उसे अभी भी प्यार करता है। तब ली उसको बोलता है कि हाँ, वो अभी भी अपनी बेटी से प्यार करता है और उसको कोई भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता। बट रीगन अभी भी खुद को ब्यू की मौत का जिम्मेदार मानती है, इसलिए वो उसका खिलौना लेती है और उसी जगह जाती है जहाँ पे ब्यू की मौत हुई थी और वहाँ जाके वो खिलौना रख देती है, हाँ, म्यूज़िक कनेक्शन काटने के बाद, और फिर वो वहीं पे ही रुक जाती है। फिर ये बाप बेटे जब रिटर्न जा रहे होते हैं तब रास्ते में उनको एक ओल्ड आदमी मिलता है जिसके पास पड़ी रहती है एक ओल्ड लेडी की लाश। अभी ये लेडी को किसी ने भी मारा हो सकता है, या तो ये आदमी ने या तो वो क्रिएचर ने, बट इससे हमारा किल काउंट पहुँच गया नंबर 2 पे। अभी ये डेड बॉडी को देख के मार्कस की फुल ऑन फट जाती है और ली इशारों में वो बुड्ढे को बोलता है कि चुप, बिल्कुल चुप। बट अपने चाचा ली की बात मानते नहीं हैं और एकदम जोर लगा के चिल्ला देते हैं और ली अपने बेटे को लेके भाग जाता है और एक जगह पे जाके छुप जाता है। और एज यूजुअल चाचा की आवाज़ सुन के वहाँ पे क्रीचर आ जाता है और चाचा को मार देता है और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का 3rd किल। फिर इवलिन कुछ कपड़े लेके ऊपर जा रही होती है, तब गलती से उससे एक कील बाहर निकल के आ जाता है, बट उसका ध्यान नहीं रहता है। फिर जब वो ऊपर जाती है तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसका वाटर ब्रेक हो गया है। फिर वो अपने पति को बुलाने के लिए बेसमेंट में लगी हुई वार्निंग लाइट जलाने के लिए जाती है, बट जैसे ही वो बेसमेंट में जाती है उसका पैर उसी निकली हुई कील पे पड़ता है और वो कील उसके पैर में घुस जाता है। अभी उसको दर्द तो बहुत हो रहा है, बट वो चिल्लाती नहीं है और वो कैसे ना कैसे करके वो कील निकाल लेती है। बट इसी दौरान उससे एक फ्रेम टूट जाती है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आवाज़ हो जाता है। फिर वो कैसे ना कैसे करके वार्निंग लाइट जला देती है। फिर जैसे ही वो ऊपर जा रही रहती है वो देखती है कि भाई क्रिएचर तो घर में घुस गया है, बट अपनी मैडम बड़ी शाणे रहती है, वो एक टाइमर लेती है, उसको चालू करती है और खुद साइड में जाके छुप जाती है। फिर वो क्रिएचर नीचे आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसके कान बड़े ही सेंसिटिव है, इसीलिए उसको हर एक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देती है। बट वही टाइम पे एक टाइमर बजने लगता है। फिर वो उसको अटैक करने जाता है और उसकी आड़ में एवलिन वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर बाप बेटे मछली पकड़ के वापस आते हैं और आके देखते हैं कि रेड लाइट जली हुई है, इट मीन्स कि एवलिन खतरे में है। फिर ली जेकब को बोलता है कि तू जाके फटाके फोड़, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर एवलिन ऊपर जाती है और बाथटब में जाके छुप जाती है। अभी उसको यहाँ पे बहुत पेन होता है, बट वो चिल्लाती नहीं है क्योंकि उसके पीछे वहाँ पे क्रिएचर होता है।
फिर इवलिन को पेन बर्दाश्त नहीं होता है और वो चिल्लाने ही वाली होती है कि वही टाइम पे जेकब भी फटाके फोड़ देता है और फटाके की आवाज़ की आड़ में इवलिन ज़ोर से चिल्ला देती है और फिर ली घर में भागता है और फटाके को देख के रीगन भी घर की ओर दौड़ती है। फिर ली शॉटगन लेके घर के अंदर घुस जाता है। फिर वो वहाँ पे इवलिन के खून से भरे पैरों के निशानों का पीछा करते हुए बाथटब के उधर पहुँच जाता है, बट वहाँ पे इवलिन नहीं रहती है। इवलिन रहती है बाथरूम के अंदर और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है आ जाता है हमारा रिप्लेसमेंट बेबी। अब इसको आवाज़ करने वाले खिलौने से दूर रखना। फिर ली अपनी बीवी और नए बेबी को लेके अंडरग्राउंड हो जाता है, बट अभी भी उसके घर में वो एलियन क्रिएचर घूमते रहते हैं। अब ली ने अपने बेबी के लिए पहले से ही तैयारी करके रखी रहती है, इसलिए उसको ऑक्सीजन मास्क पहनाता है और सुला देता है और फिर उसको बक्से में रख देता है। फिर इवलिन ली को बोलती है कि तुम बाहर जाओ और अपने दोनों बच्चों को बचा के लेके आओ। फिर ली निकल पड़ता है अपने बच्चों को बचाने के लिए, बट उसी टाइम पे वहाँ पे पानी भरने लगता है। ये ऐसा ही होता है, इनको वॉचमैन रखना चाहिए था। वॉचमैन किधर है, वॉचमैन? खैर फिर उसी टाइम पे जब रीगन घर आती है तब रास्ते में उसके पीछे चुपके से क्रिएचर आता है, बट वो बहरी होती है इसलिए उसको आवाज़ सुनाई नहीं देती है। बट उसी टाइम पे उसका हियरिंग एड्स अचानक से ख़राब हो जाता है और अजीबोगरीब आवाज़ करने लगता है और वो आवाज़ ये क्रिएचर सह नहीं पाता है और वहाँ से भाग जाता है। अभी यहाँ पे रीगन को शायद पता चल जाता है कि क्रिएचर आया था और वो उसके हियरिंग एड की आवाज़ सुन के वहाँ से भाग गया। खैर तो फिर वो आगे जाती है और फाइनली उसको अपना भाई जैकब मिल जाता है। फिर दोनों भाई बहन अनाज की टाकी पे चढ़ जाते हैं और वहाँ पे जाके आग जलाते हैं ताकि उनके फादर को पता चले कि वो वहाँ पे है। अभी यहाँ पे जेकब को ऐसा लगता है कि उनके फादर उनको बचाने आएंगे, बट रीगन को ये बात पे भरोसा नहीं होता है। फिर बेसमेंट में जहाँ पे इवलिन और उसका बच्चा रहता है वहाँ पे पानी भरना स्टार्ट हो गया रहता है। देखा, ये वॉचमैन नहीं रहता है तो ऐसा ही होता है। खैर तो फिर उसका बच्चा जो बॉक्स में रहता है वो भी पानी में तैरता रहता है। उसी टाइम पे वहाँ पे क्रिएचर भी यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, बट इवलिन बड़ी शांति से आती है, अपने बच्चे को लेती है और जहाँ पे पानी गिरता रहता है वहाँ पे पीछे चली जाती है ताकि उसकी आवाज़ ना आए। फिर क्रिएचर भी वहाँ पे आ जाता है, बट पानी की आवाज़ की वजह से उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। वही टाइम पे जब ये भाई बहन कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं तब जैकब वो टांकी में नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज़ सुन के ये क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट होकर वहाँ से चले जाता है। फिर वो आवाज़ से ली को भी पता चल जाता है कि उसके बच्चे वो अनाज की टाकी में है। अभी यहाँ पे ली के सामने से वो क्रिएचर अनाज की टाकी की तरफ जाता है और जेकब को बचाने के लिए रीगन भी वो टाकी में कूद जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि जेकब धीरे धीरे वो अनाज में धंस रहा है। एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ कि ये मूवी में जो अनाज की टाकी है वो भी ये मूवी के प्रोडक्शन हाउस ने ही बनाई है और ये मूवी में जितना भी अनाज यूज़ किया गया है वो भी यहाँ के लोकल फार्मर को पैसे देके बनवाया गया है। तो एक तरीके से बहुत अच्छा काम किया है मूवी बनाने वालों ने। खैर फिर ये दोनों भाई बहन एक टूटे हुए लकड़े के फट्टे के ऊपर चढ़ जाते हैं और खुद को धंसने से बचा लेते हैं, बट इसी दौरान इनको रियलाइज़ नहीं होता है कि ये सब चीज़ों की वजह से काफ़ी आवाज़ें हुई है और जैसे कि आवाज़ से वो क्रिएचर अट्रैक्ट होता है और सीधा वो वहाँ पे आ जाता है और इन पे हमला करता है। बट ये लोग वही लकड़े के फट्टे से खुद का बचाव करते हैं, बट उसी टाइम पे रीगन का जो ईयरिंग एड रहता है वापस से अजीबोगरीब आवाज़ करता है और जिसको सुन के वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो क्रिएचर पूरा का पूरा टंकी फाड़ के निकला है, तो इट मीन्स कि काफ़ी स्ट्रांग है। खैर तो उसके बाद ली को उसके बच्चे मिल जाते हैं, बट उसको वही टाइम पे वहाँ पे क्रिएचर की आवाज़ आती है, इसलिए वो अपने बच्चों को एक कार के नीचे भेज देता है और फिर वो कुल्हाड़ी लेके क्रिएचर से लड़ने जाता है, बट क्रिएचर काफ़ी स्ट्रांग रहता है तो वो इसको मार के गिरा देता है। फिर उसका बेटा कार से निकल के चिल्लाता है कि फिर ये सुन के क्रिएचर भड़क जाता है, ऑब्वियसली कोई भी भड़केगा। तो खैर फिर वो क्रिएचर ये लोग की तरफ हमला करने के लिए भागता है और उनकी कार के ऊपर चढ़ के कार के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के ली को लगता है कि उसने अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो क्रिएचर उसके बच्चों को मार देगा, बट वो कुछ करे उसके पहले वो अपनी बेटी को सिग्नल करता है और बोलता है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया है और हमेशा करता रहेगा, और ये करने के बाद वो पूरी ताकत के साथ चिल्लाता है। फिर वो क्रिएचर भड़क जाता है, ऑब्वियसली भड़क ही जाएगा ना, ऐसा गाली वाली देंगे तो खैर फिर वो ली को मार देता है और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का 4th किल। बट ये दिखाते नहीं है, एक्चुअली ऑफ स्क्रीन है, बट कोई बात नहीं, सेक्रीफाइस किया बंदे ने। फिर जैकब गाड़ी निकाल लेता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फाइनली पहुँचते हैं अपनी माँ इवलिन के पास। सही है ना, बच्चे लोग भी गाड़ी चला रहे हैं।
यहाँ पे तो साला एक्टिवा चलाने पे भी पुलिस पकड़ लेती है। फिर इवलिन बच्चों को वहाँ पे लेके जाती है जहाँ पे ली बेसमेंट में काम करता था। फिर वहाँ जाके रीगन को रियलाइज़ होता है कि उसका बाप उसके लिए हियरिंग एड्स बनाने के लिए कितने मेहनत कर रहा था। देखा, अब रिग्रेट हो रहा है ना, अब गिल्ट में ही रह तू। फिर उसी टाइम पे वहाँ पे क्रिएचर आ जाता है और इवलिन उसके ऊपर एकदम बंदूक तान देती है। बट अभी तक क्रिएचर को पता नहीं है कि वो लोग यहाँ पे हैं। वो अपने कान से सुनने की ट्राई करता है कि यहाँ पे कोई है कि नहीं। फिर रीगन को रियलाइज़ होता है कि ये क्रिएचर की वीकनेस क्या है। उसको पता चलता है कि उसके हियरिंग एड्स में से आने वाली आवाज़ से क्रिएचर को काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए उसको स्टार्ट कर देती है। और फिर क्रिएचर वो आवाज़ सुन नहीं पाता है, काफ़ी बौखला जाता है, यहाँ वहाँ टकराने लगता है। फिर रीगन हियरिंग एड्स को माइक पे लगाती है जिसकी वजह से उसका आवाज़ एम्पलीफाई हो जाता है और उसके आवाज़ को सुन के क्रिएचर के कान के पर्दे फट जाते हैं। फिर भी उठ के ये लोग पे हमला करता है, हार ही नहीं मान रहा है। बट खैर यही टाइम पे इवलिन आती है और वो देती है अब ये क्रिएचर को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, अपन सिर्फ आदमी लोग को गिनते हैं क्या। तो खैर फिर ये लोग बोर्ड पे देखते हैं जहाँ से इनको पता चलता है कि ली ने कंफर्म किया था कि ये एरिया में टोटल 3 क्रिएचर हैं। इट मीन्स कि 2 क्रिएचर अभी भी जिंदा है। फिर वो सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं, तब उनको पता चलता है कि गन की आवाज़ सुन के वो लोग भी उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। बट अब ये लोग तैयार है, रीगन रेडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है। मतलब भाई साहब खून खराबे के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं। आई लाइक दिस पीपल। तो खैर यहाँ पे होता है हमारी मूवी का दी एंड। सो यहाँ पे होता है हमारे वीडियो का दी एंड। और अभी ये मूवी के बारे में ऐसा है कि ये मूवी अभी सस्पेंस में यहाँ पे ख़त्म हुआ है। 2021 में इसका सेकंड पार्ट आ रहा है जिसका ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है। आप एक बार जाके ज़रा देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सही मूवी है जिसमें इसके आगे की स्टोरी बताई गई है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सा वीडियो बनाने वाला हूँ और कब बनाने वाला हूँ। और काफ़ी सारे वीडियोस में वहाँ पे भी अपलोड करता हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपके स्क्रीन पर है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।